नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर 1 पीडीएफ की एक अहम हिस्से पर। ये एक संवाद है, एक तरह की बातचीत जो कुछ बड़े दुनिया भर के लिए जरूरी से लगने वाले निमंत्रणों के बारे में है। और ये सब उस समय के बारे में है जो जो आजकल कई लोगों को मुश्किल लग रहा है, लेकिन जिसे ये टेक्स्ट एक बड़े बदलाव के मौके की तरह देख रहा है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, हम इस बातचीत की तह तक जाएंगे, है ना। इन निमंत्रणों, इन पुकारों को समझने की कोशिश करेंगे। और हाँ, खासकर वो जो तीसरा निमंत्रण है, उसके पीछे का मतलब, पूरा मामला क्या है, इस पर गौर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसे समझने का सफर। तो ये बातचीत शुरू होती है इस एहसास से कि जैसे जैसे कोई काम पूरा हो गया हो। सुनाने वाला यानी जो नरेटर है वो महसूस करता है कि पहले के दो काम, या जिन्हें टेक्स्ट निमंत्रण कह रहा है, उनके बाद शायद एक सिलसिला खत्म हो गया था। जैसा कि उसमें लिखा भी है, मैंने सोचा नहीं था कि मैं ये फिर कभी करूंगा। मैंने सोचा था कि ये प्रक्रिया पूरी हो गई है। ऐसा लगता है जैसे किसी बड़े काम के बाद वाली शांति होती है ना, वैसी। लेकिन फिर फौरन ही एक नए तीसरे और आखिरी निमंत्रण की बात सामने आ जाती है। तो ऐसा लगता है कि ये कोई अंत नहीं था, बल्कि शायद एक पड़ाव था। एक काम पूरा हुआ तो दूसरा दरवाजे पर। हाँ, ये प्रक्रिया पूरी होगी वाली सोच और फिर एकदम से एक नए निमंत्रण का आना, ये दिखाता है कि शायद ये काम कभी पूरी तरह खत्म होता ही नहीं। जैसे ही आप एक लेवल पे पहुंचते हैं, अगला सामने आ जाता है। बिल्कुल। तो इस तीसरे और आखिरी निमंत्रण पर गहराई से बात करने से पहले जरा उन पहले दो को याद कर लें जिनका जिक्र हुआ है। पहला था दुनिया का ईश्वर के बारे में जो नजरिया है, जो सोच है, उसे बदलना। और दूसरा था लोगों को खुद से वापस मिलाना, उन्हें उनकी असलियत से जोड़ना। ये सुनने में ही कितने बड़े काम लगते हैं। बहुत ज्यादा। जरा सोचिए, पहला वाला, पूरी दुनिया की ईश्वर की समझ को बदलना, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये तो सदियों से चले आ रहे विश्वासों और विचारों को चुनौती देने जैसा है। हाँ। और दूसरा, लोगों को स्वयं को वापस देना। इसका मतलब क्या हो सकता है? शायद उन्हें उनके अंदर की शक्ति से मिलाना, उनकी असल पहचान से। उन्हें भारी चीजों की तरफ भागने के बजाय अपने अंदर देखने के लिए कहना। ये दोनों ही अपने आप में जिंदगी बदल देने वाले लक्ष्य हैं। और ये सोचना भी जरूरी है कि ये दोनों मिलकर तीसरे निमंत्रण के लिए जमीन कैसे तैयार करते हैं। क्या ईश्वर की नई समझ और खुद से जुड़ाव वो उस तीसरे बड़े काम के लिए जरूरी पहली सीढ़ियां हैं? टेक्स्ट इस क्रम के बारे में ज्यादा नहीं कहता, लेकिन ये सोचने पर मजबूर जरूर करता है। और एक और बात जो टेक्स्ट साफ करता है वो ये कि ये निमंत्रण सिर्फ कहानी सुनाने वाले के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। उसमें लिखा है, ये निमंत्रण सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये सभी के लिए है। ये बात इसे और भी बड़ा बना देती है। हाँ, ये सबके लिए वाला पहलू बहुत अहम है, लेकिन साथ ही टेक्स्ट ये भी जोड़ता है कि हर कोई इन्हें स्वीकार नहीं करेगा। अच्छा। हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है कि बुलावा तो सबके लिए है, पर आएंगे कुछ ही लोग। टेक्स्ट करता है कि जो लोग इसे स्वीकार करेंगे वो खुद ही सामने आ जाएंगे या उन्हें पहचान लिया जाएगा। इसका मतलब शायद ये है कि ये एक अंदरूनी तैयारी या मर्जी का मामला है। आप जबरदस्ती किसी को ये निमंत्रण स्वीकार नहीं करवा सकते। उसकी अपनी मर्जी, अपनी जागरूकता होनी चाहिए। ये स्वीकृति वाली बात वाकई सोचने लायक है। मौका सबके सामने है, पर चुनाव वो व्यक्तिगत है। अब यहाँ से मामला और भी पेचीदा और दिलचस्प होता है। टेक्स्ट कहता है कि ये जो समय चल रहा है जिसमें हम सब जी रहे हैं, ये आपके ग्रह पर उन्नति के लिए बिल्कुल सही समय है। जरा सोचिए, आजकल की दुनिया को देखकर जहाँ इतनी उथल-पुथल है, उसे उन्नति के लिए बिल्कुल सही समय कहना, ये तो एकदम उल्टा लगता है। हाँ, बिल्कुल। और नैरेटर भी ठीक यही महसूस करता है। अच्छा। उसे लगता है कि समाज आगे बढ़ने के बजाय पीछे जा रहा है। एक तरह की गिरावट, एक पतन महसूस हो रहा है। उसकी चिंताएं क्या हैं? वो कहता है, ऐसा लगता है जैसे हमारी सभ्यता पीछे जा रही है। ऐसा महसूस होता है कि हम कम सभ्य, कम सहिष्णु हो रहे हैं। हाँ। उसे लगता है लोग एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, छोटी छोटी बातों पे भड़क रहे हैं, अपनी इच्छाओं पर, खासकर अपने गुस्से पर उनका काबू कम होता जा रहा है। और वो जो इंसान की बेहतर प्रकृति होती है, अच्छाई, समझदारी, सहानुभूति, उस तक लोगों की पहुंच कम होती जा रही है।
ये तो आजकल की दुनिया की काफी जानी पहचानी तस्वीर लगती है ना। बिल्कुल। ये नैरेटर की चिंताएं शायद बहुत से लोगों की अपनी चिंताएं होंगी। रोज की खबरें, सोशल मीडिया, आसपास का माहौल, ये सब देखकर ऐसा लगना स्वाभाविक है। लेकिन यहाँ टेक्स्ट का नजरिया कमाल का है। वो इस विरोधाभास को, इस उलझन को कैसे देखता है, ये बहुत दिलचस्प है। टेक्स्ट कहता है नैरेटर से, मुझे खुशी है कि आप ये देख रहे हैं, इसका अनुभव कर रहे हैं। सोचिए, कोई कह रहा है कि मुझे खुशी है कि तुम ये सब नकारात्मक चीजें देख रहे हो। हाँ, ये तो अजीब है। क्यों? क्योंकि टेक्स्ट का मानना है कि अगर आप ध्यान दें कि आपके साथ और आपके आसपास क्या हो रहा है और उसके जवाब में वो करें जो आप अंदर से करने के लिए प्रेरित महसूस करते हैं, तो चिंता की कोई बात ही नहीं है। मतलब इन नकारात्मक चीजों को देखना, महसूस करना, ये असल में समस्या नहीं बल्कि समाधान का हिस्सा है। ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है समझने में। हाँ, देखिए, खुश होने की बात नहीं है, बात है जागरूक होने की। अच्छा। टेक्स्ट ये भी नहीं कह रहा कि समस्याएं अच्छी हैं। वो कह रहा है कि इन समस्याओं को, इन नकारात्मक प्रवृत्तियों को देखे पाना, उन्हें पहचानना, यही बदलाव की पहली सीढ़ी है। अगर आप देख ही नहीं पाएंगे कि क्या गलत हो रहा है, तो उसे बदलेंगे कैसे? ये जागरूकता, यही कुंजी है। और टेक्स्ट ये भी कहता है कि ये इस बारे में नहीं है कि क्या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, जैसा कि नैरेटर भी सोच रहा था। कई बार हम इसी में उलझ जाते हैं कि दुनिया ऐसी क्यों है, इसे तो वैसा होना चाहिए था। टेक्स्ट कहता है, इस बहस को छोड़ो, देखो कि क्या हो रहा है। अच्छा। हकीकत क्या है, व्यक्तिगत स्तर पर क्या हो रहा है और पूरी मानवता के स्तर पर क्या घट रहा है। तो पहले हकीकत को स्वीकार करो जैसी वो है, बिना किसी जजमेंट के। हाँ, शायद कुछ ऐसा ही। और फिर उस हकीकत को समझने के बाद ये देखो कि इस स्थिति के जो हिस्से सबसे बुरे लगते हैं, जो सबसे ज्यादा तकलीफ देते हैं, उन्हें कैसे बदला जा सकता है। टेक्स्ट तो यहां तक कहता है कि उन्हें नाटकीय रूप से भी बदला जा सकता है, यानी बड़े बदलाव संभव हैं अगर हम मौजूदा स्थिति को सही ढंग से समझें। तो ये निराशावादी नजरिया नहीं है, बल्कि एक तरह से यथार्थवादी है जो उम्मीद की ओर ले जाता है। बिल्कुल। और अगर हम इसे और बड़े पैमाने पर देखें, तो टेक्स्ट का तर्क है कि दुनिया में जो भी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, चाहे वो पर्यावरण से जुड़ी हों, राजनीति से, अर्थव्यवस्था से, समाज से, या हमारी आध्यात्मिकता से, हाँ। ये सब असल में स्पष्ट और अचूक संकेत दे रही हैं। ये कोई बेतरतीब घटनाएं नहीं है, बल्कि इशारे हैं। कैसे इशारे? किस चीज के? इशारे इस बात के कि बदलाव कैसे लाया जा सकता है, कैसे स्थिति के सबसे बुरे पहलू को पलटा जा सकता है। टेक्स्ट इन घटनाओं को सुस्पष्ट और अचूक, अकाट्य और क्रिस्टल स्पष्ट संकेत कहता है। ये बहुत जोरदार दावा है। बाप रे। जैसे कि दुनिया की सारी उथल-पुथल, सारी समस्याएं असल में एक गाइड बुक की तरह हैं, जो हमें रास्ता दिखा रही हैं कि आगे कैसे बढ़ना है, क्या ठीक करना है। ये तो सोचने का एकदम अलग तरीका है। आमतौर पर हम वैश्विक समस्याओं को देखकर चिंता करते हैं, डरते हैं, निराश होते हैं। लेकिन ये टेक्स्ट कह रहा है कि यही समस्याएं असल में दिशा निर्देश हैं, रोड मैप है बदलाव के लिए। अगर ऐसा है तो ये तो पूरी सोच ही बदल देता है। हाँ, ये वाकई एक क्रांतिकारी विचार है। ये कहता है कि जिसे हम संकट समझ रहे हैं, वो शायद एक संदेश है। जिसे हम व्यवस्था मान रहे हैं, वो शायद एक नए व्यवस्था के जन्म की प्रक्रिया है। और इसीलिए टेक्स्ट के अनुसार ये उन्नति के लिए बिल्कुल सही समय है, क्योंकि संकेत इतने स्पष्ट पहले कभी नहीं थे। ये सब सुनने के बाद वाकई दिमाग घूम जाता है। एक तरफ समाज का पतन दिखता है, दूसरी तरफ उन्नति का सही समय बताया जा रहा है। एक तरफ निराशाजनक घटनाएं हैं, दूसरी तरफ उन्हें बदलाव के स्पष्ट संकेत कहा जा रहा है। इस सारे विरोधाभास और गहरे मतलब के बीच अब सवाल उठता है कि वो तीसरा और अंतिम निमंत्रण क्या है। नैरेटर तो तैयार लग रहा है सुनने के लिए, और शायद हम सब भी उत्सुक है जानने को। तो वो तीसरा निमंत्रण है, प्रजाति को जगाओ। बस 3 शब्द, प्रजाति को जगाओ, अवेकन द स्पीशीज। प्रजाति को जगाओ, और ये सुनने में जितना सरल है, उतना ही गहरा और शायद उतना ही चुनौतीपूर्ण भी। खासकर जब हम इसे पिछली बातों के संदर्भ में देखते हैं, समाज की चिंताएं, सभ्यता का पीछे जाना महसूस होना। हाँ। और फिर भी इसी समय को उन्नति का उत्तम समय मानना। हाँ। और वैश्विक घटनाओं को संकेत समझना। इस पूरी पृष्ठभूमि में प्रजाति को जगाने का आखिर मतलब क्या हो सकता है? हाँ, ये जगाने का क्या मतलब है यहाँ? क्या ये नींद से जगाना है या किसी तरह की बेहोशी से? शायद ये चेतना के स्तर को बढ़ाने की बात है। क्या ये हमें हमारी सामूहिक बेहोशी से जगाने का आह्वान है? क्या ये मतलब है कि हम एक प्रजाति के तौर पर अपनी समस्याओं जैसे पर्यावरण संकट, आपसी झगड़े, असमानता के प्रति ज्यादा जागरूक और जिम्मेदार बने? या फिर ये उस बेहतर प्रकृति को जगाने की बात है जिसका जिक्र नरेटर ने पहले किया था,
वो अच्छाई, वो समझदारी जो शायद हम में सूई पड़ी है। ये भी हो सकता है। शायद ये इंसान की उन क्षमताओं को जगाने का निमंत्रण है जो अभी पूरी तरह इस्तेमाल नहीं हो रही हैं। सहानुभूति की क्षमता, सहयोग की क्षमता, दूर तक सोचने की क्षमता। टेक्स्ट प्रजाति, स्पीशीज शब्द का इस्तेमाल करता है, मानवता या लोग नहीं। ये भी गौर करने वाली बात है। अच्छा। हाँ, क्या ये हमें याद दिलाना है कि हम सब एक ही प्रजाति हैं, हमारी सारी भिन्नताओं के बावजूद, और हमारी किस्मत एक दूसरे से जुड़ी हुई है? ये तो बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। इस निमंत्रण का दायरा कितना बड़ा है? क्या ये काम किसी एक इंसान या कुछ लोगों के करने का है, या ये एक सामूहिक कोशिश की मांग करता है? और इसमें चुनौतियां क्या हो सकती हैं? एक पूरी प्रजाति को जगाना, ये कैसे संभव हो सकता है? कहाँ से शुरू करें? बिल्कुल, ये सवाल बहुत जरूरी है। क्या ये जागरण, मेरा मतलब, क्या ये अंदर से शुरू होता है, यानी हर व्यक्ति पहले खुद जागे, या ये किसी बाहरी कार्रवाई, किसी आंदोलन या बड़े बदलाव से शुरू होगा? टेक्स्ट इसका सीधा जवाब नहीं देता, लेकिन ये सवाल हमारे सोचने के लिए छोड़ देता है। पहले दो निमंत्रण, ईश्वर की सोच बदलना और खुद से जुड़ना, वे भी बड़े थे, पर उनमें फिर भी एक व्यक्तिगत या वैचारिक पहलू ज्यादा लगता था। हाँ, सही है। लेकिन प्रजाति को जगाओ में एक तात्कालिकता, एक अर्जेंसी और एक सामूहिक जिम्मेदारी का एहसास ज्यादा है। ऐसा लगता है जैसे जैसे अब वक्त आ गया है कि हम सब मिलकर कुछ करें। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें, तो हमने इस टेक्स्ट के हिस्से से 3 बड़े निमंत्रणों पर बात की। पहला, दुनिया का ईश्वर के बारे में सोचने का तरीका बदलना। दूसरा, लोगों को खुद उनकी असलियत से वापस मिलाना। और आखिर में तीसरा और सबसे बड़ा निमंत्रण, पूरी प्रजाति को जगाना। हाँ, और शायद जो सबसे अहम संदेश इस सब से निकल कर आता है वो ये है कि दुनिया में जो भी चुनौतियां हैं, जो उथल पुथल मची हुई है, उसे सिर्फ एक समस्या या मुसीबत की तरह नहीं देखना चाहिए, बल्कि उसे बदलाव लाने के लिए एक मौके, एक गाइड, एक उत्प्रेरक की तरह देखा जा सकता है। टेक्स्ट का निचोड़ यही लगता है कि अगर हम सच में ध्यान दें कि हमारे आसपास क्या हो रहा है और उसके जवाब में अपने अंदर की आवाज सुने, वो करें जो हमें सही लगता है, तो चिंता करने की कोई वजह नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अनुभव, ये घटनाएं, चाहे वो कितनी भी नकारात्मक क्यों ना लगें, वो असल में हमें रास्ता दिखा रही हैं। वो हमें बता रही हैं कि बदलाव कैसे लाना है, क्या ठीक करना है। ये एक तरह से बहुत आशावादी नजरिया है, लेकिन ये आशा किसी झूठी सकारात्मकता पर नहीं, बल्कि कड़वी हकीकत को गहराई से समझने और उसमें छिपे संकेतों को पढ़ने पर आधारित है। तो इस सब का मतलब क्या निकलता है हमारे लिए? हमने इस टेक्स्ट के जरिए एक सोच के सफर पर निकले, जिसमें बहुत गहरे, लगभग रूहानी स्तर के निमंत्रण शामिल हैं, और समय को देखने का एक बिल्कुल अनोखा नजरिया है। यह हमें वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने आसपास की दुनिया को और उसमें अपनी भूमिका को कैसे देखते हैं। निश्चित रूप से ये टेक्स्ट हमें चुनौती देता है कि हम आजकल की वैश्विक उथल-पुथल को देखकर हार मानने या निराश होने के बजाय उसे एक अवसर की तरह देखें। ये कहता है कि यही मुश्किल समय असल में उन्नति के लिए बिल्कुल सही समय है, क्योंकि बदलाव के लिए जरूरी संकेत अब पहले से कहीं ज्यादा साफ हैं, अगर हम उन्हें पढ़ना सीखें। यहाँ पर एक सवाल सोचने के लिए रह जाता है, जो शायद सबसे अहम है। अगर ये संकेत वाकई मौजूद हैं, जैसा कि टेक्स्ट दावा करता है, अगर ये चुनौतियां सच में हमें रास्ता दिखा रही हैं, हाँ, तो फिर व्यक्तिगत और सामूहिक स्तर पर प्रजाति को जगाने की दिशा में पहला कदम क्या हो सकता है? वो कौन सी छोटी या बड़ी चीज है जो हम कर सकते हैं इस जागरण को शुरू करने के लिए? क्या ये अपनी सोच बदलना है? क्या ये दूसरों से बात करना है? या कोई खास तरह का काम करना है? ये एक ऐसा विचार है जिस पर हम सब आगे सोच सकते हैं कि इस बड़े निमंत्रण का जवाब देने की शुरुआत कैसे और कहां से हो सकती है।